कोशिश है कि हम प्रॉपर जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व ना करें, ज्यादा डिटेल में सॉल्व करें जितना हो सके, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है मैम, आफ्टर लिसनिंग टू योर टीचिंग वीडियोस विदाउट रीडिंग बुक्स क्लियर्ड माई सीटेट, थैंक यू मैम। यार इतना अच्छा लगता है ना रमेश, पता नहीं कितने सारे लर्नर्स हैं जो पिछली बार सीटेट क्लियर करके गए हैं, अभी भी आके वो कमेंट कर रहे हैं, उनको मतलब बस थैंक यू कहना है। ये कृतज्ञता बोलते हैं इसको, कि आपको कहीं से रत्ती भर का भी फायदा मिला है तो आप उसके लिए कृतज्ञ हैं। बहुत बढ़िया प्रियंका और कुमार प्रखर। चलिए समझे, हम लोग 26,000 लोग जुड़े हुए हैं, खुशी खुशी लाइक सभी कर रहे हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें 36% की, समझते हैं पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कितने लोग कह रहे हैं? सिर्फ 43%। बाकी कहाँ हैं ये लोग? लगभग जो 57% लोग हैं वो कहाँ हैं? वो कह रहे हैं मेंटली रिटार्ड। हाँ, ए भी कह रहे हैं, क्या बोल रहे हो? 27% लोग बी कह रहे हैं। क्यों कंफ्यूज हैं आप? देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यानी जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, जिसमें 21 डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांगताओं का जिक्र हुआ है। इससे पहले वाला जो एक्ट था वो था कि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, राइट ऑफ पर्सन्स, यानी जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनके राइट्स क्या हैं। तो पहले एक एक्ट था पीडब्ल्यूडी एक्ट, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, 1995 में ये एक्ट था। टोटल नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज जो थी, जो अक्षमताएं थी, वो 7 थी। अभी ये 2016 में रिप्लेस हुआ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब रिप्लेस हुआ, तो 2016 में, और इसका नाम हो गया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, यानी राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज था, ये राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, और इसमें डिसेबिलिटीज हो गई 21, यानी 14 डिसेबिलिटीज को और ऐड कर दिया गया, जिसमें ड्वार्फिज्म यानी बोनापन, और डिसेबल्ड किसको कह रहे हैं हम? जिसके पास किसी भी एक क्षेत्र में अगर कोई भी अक्षमता है, डिसेबिलिटी है, तो मोर देन 40% होनी चाहिए, एटलीस्ट 40% होनी चाहिए। ठीक, चलिए खैर आगे आते हैं, समझते हैं। कहा है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार द करेक्ट वे टू रेफर टू अ पर्सन हु हैज लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी सही तरीका क्या है उस बच्चे को बुलाने का, पुकारने का या संबोधित करने का जो बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता महसूस करता है, यानी इंटेलेक्चुअली जो ब्रेन है उसका उस लेवल पे काम नहीं करता जो जनरल लेवल होता है। तो अगर किसी को बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता है, यानी मान लीजिए आप एक 10 साल के बच्चे हैं और आप जोड़ घटाना आराम से कर लेते हैं, लेकिन एक और बच्चा है जो 10 साल का तो है लेकिन उसका दिमाग 10 साल के लेवल पे काम नहीं कर पा रहा, तो इस बच्चे को क्या कहेंगे? जिसकी बुद्धि का स्तर नॉर्मल से अलग है, कम है या लिमिटेड है, अगर मैं कहूं उस लेवल पे डेवलप अभी नहीं हुआ है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार। मेंटली रिटार्डेड कहेंगे, एमआर कहेंगे? नहीं, मानसिक रूप से मंद या पागल है, इस तरह की बातें हम करते भी नहीं है। कई लोग आपने देखा होगा मजाक में इन चीजों को लेते हैं, मतलब उनको लगता है कि पागल जो वर्ड है वो इतना ईजी है। मतलब एक होता है दोस्तों में यूज करना, एक होता है कि आप कहीं एज अ टीचर खड़े हुए हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप इस तरह के, अभी हम देखते हैं जो हमारी इवन गवर्नमेंट है, यही मतलब मेरे घर के जस्ट पास में ही है, ईवास बोलते हैं, है ना, इसको आम भाषा में पागल खाना बोला जाता है, जो कि एकदम वाहियात बात है। मतलब हम इसको नॉर्मली पागल खाना नहीं बुला सकते। पहले आगरा में भी हुआ करता था, जो शायद बाद में बरेली शिफ्ट हो गया या जो भी हुआ। तो ये ईवास हमने क्यों यूज करना शुरू किया? हम थोड़े सेंसिटिव बने। ठीक, ईवास क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस, यानी ह्यूमन बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं। कहने का तरीका है ना किसी चीज को, आप मदर को भी कुछ और कह के बुला सकते हैं, वो तो नहीं बुलाते। ठीक, तो ईबास मतलब क्यों कह रहे हैं हम कह रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर की बात है भाई। डिफरेंस आ सकता है ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस, ये भी अपने आप में एक साइंस है। पागल खाना नहीं है, ये व्यक्ति पागल नहीं है, उसको ये नहीं बुलाएंगे अरे पागल इधर आ, है ना, तू तो मानसिक रूप से मंद है। ये तरीके नहीं है रिस्पॉन्सिबल इंसान के। ठीक, तो पागल या पागल खाना वर्ड हम यूज नहीं करेंगे कभी भी जीवन में, ये हमें पता होना चाहिए। तो अभी आई थिंक केबीसी का भी कुछ तो ड्रामा हुआ था, कुछ मतलब एक कंट्रोवर्सी जैसी कुछ हुई थी, और उसमें डिसेबल्ड को कुछ बुलाया था किसी ने, तो उस चीज पे अमिताभ बच्चन जी के साथ भी शायद कोई तो न्यूज थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये सेंसिटिव वर्ड्स हैं जो हम, जिनके लिए सेंसिटिव होने चाहिए। एटलीस्ट एक आम व्यक्ति नहीं है, वैसे तो होना तो उसको भी चाहिए, बट एज अ टीचर जो आप लोग सभी टीचर बनने जा रहे हैं, हम लोगों का तो बनता है कि हम क्या रहें, रिस्पॉन्सिबल रहें। एटलीस्ट जब हम क्लासरूम में हैं या फिर अपने बच्चों के साथ हैं, यानी लर्नर्स के साथ हैं। दोस्तों में आप किसी को कुछ कहें, अगर उसको बुरा नहीं लग रहा तो वो उसकी अपनी पर्सनल बात है। ठीक, तो मेंटली रिटार्डेड तो नहीं कहेंगे कि भैया तू तो मंद है, मानसिक मंद बुद्धि है तू तो, ये नहीं कहेंगे हम। अगर उसका लेवल उस लेवल पे डेवलप नहीं भी हुआ तब भी नहीं कहेंगे। पर्सन विद इंटेलेक्चुअल हैंडीकैप, यानी इंटेलेक्चुअल हैंडीकैप वर्ड हम यूज नहीं करते अभी। ठीक,
मेंटली हैंडीकैप, अगेन हैंडीकैप वर्ड यूज नहीं होता, डिसेबिलिटी वर्ड हम यूज करते हैं। पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, भैया ये व्यक्ति डिसेबल्ड या हैंडीकैप पूरे तरह से थोड़े ना है, एक एस्पेक्ट में यानी बौद्धिक पक्ष में क्या है, एक डिसेबिलिटी है, अक्षमता है, बाकी तो सारी चीजें है ना, मतलब व्यक्ति ये भी सक्षम है। तो डिसेबिलिटी कई तरह की है, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, किसी को हियरिंग डिसेबिलिटी हो सकती है, सुनने में दिक्कत, किसी को विजुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, देखने में दिक्कत। तो डिसेबिलिटी के कई प्रकार हैं। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर, यानी व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है उसको हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कह रहे हैं यहां पे, लेकिन मेंटली रिटार्डेड नहीं कहेंगे, हैंडीकैप नहीं कहेंगे, सिंपल बात। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ ज्यादा ही डिस्कशन हो गया, मैं भावनाओं में बह गई इस क्वेश्चन पे, क्योंकि मैं कुछ चीजों को लेकर बहुत सेंसिटिव हूं, और जो कि एज अ टीचर या एज अ नॉर्मल सिटीजन भी अगर हम थोड़े से भी रिस्पॉन्सिबल हैं तो हमें होना चाहिए एट टाइम्स, है ना। खैर आते हैं, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज इंक्लूजन, यानी इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है, यानी कौन सा मेथड है जो इंक्लूजन को, सबको इंक्लूड करके हर तरह का बच्चा एक क्लास में सीख सके, उसके पक्ष में नहीं है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है, ये हमसे पूछा है और इसी का आप जवाब देंगे। इन 4 ऑप्शंस में से एक जगह पे उत्तर दिया हुआ है। मैंने 96 स्कोर किया है 15 दिन आपकी क्लास देखकर, पूजा संग कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया पूजा। 84% लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन है। चलिए समझते हैं, पूछा है इंक्लूजन को क्या प्रमोट नहीं करता, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। वेलकमिंग एंड सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, ये तो अच्छी बात है कि आप विभिन्नता में एकता की बात कर रहे हैं, हर तरह का बच्चा क्लास में पढ़ सकता है, चाहे किसी को देखने में दिक्कत हो, सुनने में दिक्कत हो, चलने में दिक्कत हो। बी ऑप्शन है एनेबलिंग चिल्ड्रन सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस टू लर्न, ये तो अच्छी बात है कि आप बच्चे के स्वाभिमान को सीखने के लिए, विश्वास को बढ़ा रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या होगा। इंक्लूजन में तो हर बच्चा सीख सकता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार सीखेगा, ठीक है ना, सीखेगा। शक्ति क्या कह रहे हैं, आई एम फ्रॉम ओडिशा, ओटेट एंड सीटेट बोथ पेपर फॉर्म अप्लाई कर चुकी हूँ, अभी मुझे पेडागोजी सिर्फ आपकी वजह से समझ आ रही है। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया शक्ति रूपा। आप लोग देश भर से, कभी असम में पेपर होता है तो वहां से रिजल्ट्स निकल के आते हैं, कभी अभी लास्ट टाइम मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी जगह थी, बिहार से लेके और अलग अलग स्टेट्स में, वो बड़ा अच्छा लगता है देख करके। चलिए खैर आते हैं, डी ऑप्शन कह रहे हैं 83% लोग। तो एनेबलिंग चिल्ड्रन सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस टू लर्न, यानी सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाने, बहुत खुशी की बात है। सी ऑप्शन है रिमूविंग फिजिकल सोशल एंड एटीट्यूडिनल बैरियर्स, यानी शारीरिक सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना। ठीक है, बैरियर्स नहीं होने चाहिए, है ना, कि बच्चों को अगर शारीरिक समस्या है तो आप उसको सिखा नहीं सकते, इस तरह के बैरियर्स खत्म होने चाहिए। हैविंग सेपरेट स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इंपेयरमेंट, याद रखिएगा एक वर्ड है इंक्लूजन और इसका जस्ट ऑपोजिट वर्ड है सेक्लूजन। ठीक, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है कि आप सेपरेट स्कूल नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चों को देखने में दिक्कत है तो उसको अलग से ब्लाइंड स्कूल भेजेंगे। ठीक, इंक्लूजन एक वर्ड है, समावेशन, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, आगे तक 5 नंबर का आता है समावेशी शिक्षा, तो जरूरी है कि आपको पता हो। समावेशन, इंक्लूड करना, यानी सभी को एक साथ सिखाना, इंक्लूड करना, लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट वर्ड है सेक्लूजन। सेक्लूजन, ठीक, यानी अलगाव। क्या कहेंगे इसको, अलगाव, यानी अलग थलग कर दो बच्चे को। जिस बच्चे को देखने में समस्या है उसको ब्लाइंड स्कूल भेज दो या दृष्टिबाधित बच्चों के स्कूल भेज दो, ये क्या है, खराब तरीका है। जैसे हमें मदर नेचर एक साथ रखती है, चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, देखने में समस्या है, चलने में समस्या है, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बारिश हो रही है, सबके लिए होगी, तो उसी तरह से एक रेगुलर क्लासरूम में बच्चा सीख पाए, एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल, या फिर रेगुलर स्कूल में, एक सामान्य स्कूल में हर बच्चा सीख पाए, आप अपने स्कूल में या सिस्टम में चेंज करते हैं, बच्चे में नहीं। एक और वर्ड है सेक्लूजन के लिए, वो वर्ड क्या है हमारा, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन यानी अलगाव, तो अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, यानी सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। तो सेग्रीगेशन वर्ड, सेक्लूजन वर्ड, सेपरेट करना वर्ड जहां दिखे समझ जाइएगा, इंक्लूजन का या इंक्लूसिव एजुकेशन का दुश्मन है ये। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है ये अपने आप में, अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से समझना चाह रहे हैं, जिसपे एक सेशन हम अलग से करेंगे, प्रीवियसली किया है। अरुणाचल प्रदेश से देख रहे हैं अनु, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, सही है, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब इसी बात पे। आपने भर भर के लाइक कर दिया है आज, हालांकि वो बात अलग है, अभी 25,000 लोग हैं और 20,000 लाइक हैं, जिसमें से अभी 26,000 थे, कुछ सो गए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लाइक शेयर हो या ना हो, बट एक काम होना चाहिए कि जब आप क्लासरूम में आ रहे हैं या सेशन ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं बेसिकली, तो वो चीज़ दिमाग में जाए और वो आपको हेल्प करे, वो
सबसे जरूरी है, बाकी सारी चीजें हंसी मजाक या एक मोटिवेशन बनाए रखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। आप मुझे मोटिवेट करते हैं, मैं आपको। राजन अपीयर्स टू बी लॉस्ट इन हिज वर्ल्ड एज ही अवॉइड्स आई कॉन्टेक्ट विद अदर्स एंड प्लेज अलोन विद अ फीदर थ्रू आउट द डे। राजन्स बिहेवियर इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। यानी राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है, वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहता है। राजन का यह व्यवहार क्या है, कौन से एक डिसऑर्डर या विकार की तरफ संकेत करता है? यानी बच्चा सोशली बिल्कुल घुलता मिलता नहीं है, अकेला रहना पसंद कर रहा है, आई कांटेक्ट यानी देखता नहीं है आंखों में, और क्या है मतलब बात करते हुए घुलता मिलता नहीं है और अकेले रहता है। तो ये किसका लक्षण होता है? ऑटिज्म का। ठीक, ऑटिज्म का। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है, ASD। इसमें कई सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, बट इसमें क्या होता है, मेजरली बच्चा रेपिटेटिव बिहेवियर करता है, जिसको हम कहते हैं स्टीरियोटिपिकल व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार। सेम चीज को बार बार रिपीट करेगा, जैसा कि ये पूरे टाइम पंख से ही खेल रहा है। ज्यादा बात नहीं करेगा, कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं होता, सोशलाइजेशन में अच्छा नहीं होता। ये लक्षण है ऑटिज्म वाले बच्चे के। डिसकैलकुलिया में तो मैथ्स की कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, डिस्फोरिया में तो दुनिया उजड़ी उजड़ी लग सकती है। नहीं, डिस्फोरिया नहीं, इन्होंने लिखा कुछ और होगा, गति समन्वयन लिखा है, इसका मतलब ये आपका डिस्प्रैक्सिया जैसा कुछ होगा, यानी मोटर स्किल्स में, पेन पकड़ने में, चलने फिरने में दिक्कत वाली बात। मस्कुलर डिस्ट्रोफी अगेन आपके मसल से रिलेटेड दिक्कत होती है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मसल्स और बोन्स। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, समझेंगे। अगर हम बात करें तो डिफिकल्टी इन मेकिंग ओमिशंस, यानी गलतियां, विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, यानी डिफिकल्टी इन मेकिंग ओमिशंस, रिवर्सल्स एंड सब्सटीट्यूशन व्हाइल रीडिंग टेक्स्ट इज एन इंडिकेशन ऑफ, यानी विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलटकर लिखने और बदलकर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? कीवर्ड है पढ़ने, पढ़ते समय लिखने में दिक्कत कब हो रही है? जब पढ़ गलत रहा है, तो ये लिखना तो बस यहां सपोर्टिंग मटेरियल है। रिवर्सल जहां आ जाए, रिवर्सल का मतलब क्या है, 100 को वॉज पढ़ रहा है बच्चा और जब पढ़ेगा गलत तो लिखेगा भी गलत, सिंपल सी बात है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, अगर कहा जाए यहां 100 की जगह कोई और वर्ड लिखो, उसको दिक्कत होगी, या पढ़ो तो दिक्कत होगी। बी को डी पढ़ेगा, 6 को 9 पढ़ेगा, ये सब क्या है, ये हैं आपके डिसलेक्सिया के लक्षण, जो कि बी ऑप्शन में लोग बता भी रहे हैं। डिसकैलकुलिया ये होगा नहीं, क्योंकि गणन की कोई बात नहीं है। डिस्फोरिया उत्साह, डिस्फोरिया होता है सब उजड़ा उजड़ा लगे, जो भी लास्ट उसमें था ना, वो गलत उन्होंने इंग्लिश में दिया हुआ था, हिंदी में अलग था। तो उत्साह वैफल्य होता है कि आपका उत्साह खत्म हो गया, दुनिया उजड़ गई है, डिप्रेसिव स्टेट में है, डिस्फोरिया कहता है। यूफोरिया होता है ना, जहां सब कुछ बढ़िया है, एकदम मस्त दुनिया, उसी का उल्टा है डिस्फोरिया। ठीक है, डिसोनिया, विमर्श, वैफल्य, ये जनरली पूछे नहीं जाते, आपको भटकाने के लिए कमेंट्स दिए हुए हैं। मेजरली डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया और डिस्फेजिया यही पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट समथिंग इन नोवल एंड अनयूजुअल वेज। देखिए, बात जब भी नोवल्टी की है, नोवल्टी का मतलब होता है क्या, नूतन, नवीन, ठीक है, ओरिजिनलिटी की है, डिफरेंट किया है, अनयूजुअल किया है। अनयूजुअल यानी जो यूजुअल नहीं है, जो नॉर्मल नॉर्म से हटके हैं। ये सभी वर्ड इंडिकेट किसको करते हैं, क्रिएटिविटी को। किसको, क्रिएटिविटी को। डी ऑप्शन 81% लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो होते हैं FFOE, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन। ठीक, डाइवर्जेंट थिंकिंग यही वाला क्वेश्चन था जिसको गलत मार्क किया हुआ है पीडीएफ में, एक बार इसको। डाइवर्जेंट थिंकिंग से ये जुड़ी हुई होती है, यानी बच्चा दिशाओं में सोच पाएगा, डाइवर्जेंट थिंकर बन पाएगा। कोल्ड हो गया, कोल्ड ड्रिंक पी थी कल, डाइवर्जेंट थिंकर बन पाएगा, यानी अपसारी चिंतक बन पाएगा। और इसको, क्रिएटिविटी को डाइवर्जेंट थिंकिंग से जोड़ा है जेपी गिलफर्ड ने, और कन्वर्जेंट थिंकिंग को किससे जोड़ा है, इंटेलिजेंस से। तो ये इंपल्सिविटी या रिवर्सिबिलिटी नहीं है, नोवल, अनयूजुअल, कुछ हटके, लीक से हटके सोचना, ब्रेनस्टॉर्म करना, ये सब क्रिएटिविटी के लक्षण हैं। डिफरेंट, नोवल, ओरिजिनल सोचना, क्रिएटिविटी। और कुछ 9 सवाल हैं, समय हम ले रहे हैं, लेकिन अगर इतना डिस्कशन आप समझ पाते हैं तो कोई रोक नहीं सकता कि आप सीडीपी में नंबर ना लाएं, है ना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। जवाब दीजिएगा पोल में, क्वेश्चन नंबर 21।
देखिएगा जवाब आप लोग दे रहे हैं डी को कह रहे हैं 51% लोग। चलिए चलते हैं, समझते हैं। 1 मिनट का ब्रेक हमारे गले को चाहिए, हमें थोड़ी सी थकान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ चीजें। देखिए अगर हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 21 की, अ टीचर यूजेस अ टेक्स्ट एंड सम पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स to facilitate discussion with her students. The students link these details with previous knowledge and learn the concepts of nutrition. This approach is based on, यानी एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरें दिखा करके उनका प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है। विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान, जो भी उनको सब्जी और फलों के बारे में पहले से पता था, उससे जोड़ते हैं। यानी कुल मिला के बच्चा एक्टिव है, एक्टिव होकर के सीख रहा है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं है, इसमें आदत डलवाई जाती है। रीइंफोर्समेंट, कोई पुनर्बलन की बात नहीं हो रही। बच्चा एक्टिव होकर के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसी को ज्ञान का निर्माण या कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज या रचनावाद कहते हैं, कि बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा फटाफट से। बड़ा सा सवाल है बट आप जवाब दे पाएंगे और आप जल्दी पोल दे पाएंगे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सृजा स्ट्रांगली बिलीव्स दैट शी विल फेल इन द अपकमिंग मैथ टेस्ट। सृजा एक बच्ची है जो बहुत ही यकीन रख रही है कि वो फेल हो जाएगी आने वाली मैथ्स के एग्जाम में, जस्ट लाइक द प्रीवियस टाइम, जैसे कि वो पिछली बार भी फेल हुई थी। एंड हैज स्टॉप्ड एक्सर्टिंग एफर्ट, इसलिए उसने मेहनत करना छोड़ दिया कि यार अब तो सीटेट में बहुत कम दिन रह गए हैं, पिछली बार इतने कम दिन में तैयारी की थी, हुआ ही नहीं था। इवन मैंने 3 महीने में की थी तब नहीं हुआ था, इस बार 1 महीने में कैसे हो जाएगा। तो बच्चे ने क्या किया, छोड़ दिया कि मैं नहीं पढ़ता, है ना। एफर्ट ही मारने बंद कर दिए, बस नाम के लिए बैठा हुआ है, मम्मी पापा ने जबरदस्ती बिठा दिया है। ऑल्सो हर टीचर होल्ड्स लो एक्सपेक्टेशन ऑफ हर। टीचर की भी क्या एक्सपेक्टेशन है, आकांक्षा क्या है, अनुमान क्या है, क्या ठीक है यार तुमसे ज्यादा उम्मीद वैसे भी नहीं है। मैं आपको हर रोज आकर के यहाँ मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ, पुश करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि फैक्ट है कि आप 1 महीने में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये क्या है, ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है जो ज्यादा है, जो सही है, और आकांक्षाएं आपकी अच्छी होंगी तो आप मेहनत भी अच्छी करते हैं। ठीक, तो टीचर की एक्सपेक्टेशन का फर्क पड़ता है बच्चों पे, ये फैक्ट है। ठीक, तो आप हाई एक्सपेक्टेशन रखिए, अच्छी एक्सपेक्टेशन रखिए, लेवल के अनुसार एक्सपेक्टेशन रखिए, लो मत रखिए, क्योंकि उससे बच्चे का जो मनोबल है वो टूटेगा। ठीक, तो सृजा को पूरा यकीन है कि पिछली बार पेपर में फेल हुई थी मैथ्स के, तो इस बार भी होंगी, और वैसे भी अब मेहनत करने का क्या फायदा, तो मेहनत करनी छोड़ दी। यानी प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे, पिछले अनुभव के बेस पे, जब आप 2-4 बार फेल होते हैं जीवन में, एक ब्रेकअप हुआ, दूसरा हुआ, तीसरी बार आपने कहा यार मेरा नहीं हो सकता कुछ, मैं अब प्यार मोहब्बत से दूर भाग जाता हूं या भाग जाती हूं, मुझे दूर रखो इस लफड़े से, हमसे ना हो पाएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये लर्नेड हेल्पलेसनेस है। आपके 1-2 एक्सपीरियंस किसी लड़के या लड़की के खराब हो गए तो लोग ये कहते हुए मिलते हैं अरे सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, हमें तो पढ़ना ही नहीं है इस चक्कर में, या लड़के ही ऐसे होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये लर्नेड हेल्पलेसनेस है, जिसमें आपने जनरलाइज कर दिया सभी को एक साथ। ठीक, कि आपका एक्सपीरियंस अगर प्रीवियस खराब है तो अब आपको लगता है अब आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। तो ये एक्सपीरियंसिंग लर्नेड हेल्पलेसनेस, हम सभी को कई बार ये ऐसे अनुभव करने पड़ सकते हैं, बट एफर्ट मारना कम नहीं करना है। तो अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है, यानी लर्नेड हेल्पलेसनेस, यानी वो हेल्पलेसनेस जो सीखी गई है अनुभव के बेस पे, हमने ऐसा मान लिया है, अपने आप को सिखा दिया है कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 बार फेल हो गए, जबकि उसमें इतनी सारी चीजें थी जिनको आप एनालाइज करते। अगर आप ये सोचते भैया इंसानों से क्लियर होता है पेपर, ऐसा तो है नहीं, एलियंस आते हैं, जादू आता है, कोई मिल गया वाला, और बॉर्नवीटा पी के जो है रोहित आता है कोई मिल गया से, और वो ही पेपर क्लियर करते हैं। इंसान ही करते हैं, उनके 2 हाथ होते हैं, एक दिमाग होता है, मेरा भी है, मैंने भी एक कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ तो किया होगा, और आप उस पेपर में बैठने के लायक हैं, इसका मतलब आप क्लियर करने के भी लायक हैं अगर आप मेहनत ठीक से करें। ठीक, तो ये क्या हुआ, लर्नेड हेल्पलेसनेस इसका उल्टा है कि अब मेरे 4 एक्सपीरियंस खराब हो गए, अब तो ऐसा ही होना है। ठीक, ये ऐसी चीजें जो डिप्रेशन में भी बहुत हावी रहता है व्यक्ति पे। ठीक, लेजी एंड समवन हु मेक्स एक्सक्यूजेस, प्रोन टू एस्केपिज्म, बचना चाह रही है, रैशनल थिंकर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, रैशनल डिसीजन मेकर नहीं है, ये हम नहीं कहते। ये बच्चे को नेगेटिविटी की तरफ ले जाने वाली बात है कि रैशनल नहीं है। अब ऐसे देखा जाए तर्क तो है ही उसकी बात में कि पहले एक्सपीरियंस खराब हुआ है, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे एक बार और जवाब देंगे। ये कितने लोगों को हंसी आ जाती है ब्रेकअप और पैचअप के नाम पे, ये बस पूरी क्लास में मुस्कुराते रहते हैं, सोचते हैं कब एग्जाम्पल आए जिसमें प्यार मोहब्बत दिल टूटने जोड़ने की बात हो, है ना। खैर आ जाओ एक बार, इट्स माय फर्स्ट क्लास। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, नाइस टीचिंग। शिल्पा आप पहली बार आई हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। 2-4 क्लास किसी से भी पढ़ें तो आप, मतलब वैसे 2-4 क्या 1-2 में ही समझ में आ जाता है कि आपको इस टीचर का समझ में आएगा या नहीं। 2-3 क्लास थोड़ा सा समय खुद को दें और टीचर को भी दें, या जिस भी व्यक्ति से आप सीख रहे हैं। तो ये क्लास 9 बजे होती है डेली, और आप यहाँ बहुत कुछ सीख पाएंगे, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं।
अज्यूम नहीं, हमारा विश्वास है ऐसा। 65% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं। देखिएगा, इन अबीर्स क्लास, अबीर क्या है? टीचर हैं। चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन अ वाइड रेंज ऑफ चैलेंजिंग एक्टिविटीज अलॉन्ग विद टीचर एंड पीयर्स, यानी टीचर्स भी और बच्चों के जो पीयर्स हैं वो भी, मतलब क्लासमेट्स, टू जॉइंटली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। दिस टाइप ऑफ क्लासरूम विल बी कॉल्ड, यानी सब एक्टिव हैं। कुल मिला के ये सिंपल सी बात है, जहां सब एक्टिव हो यानी वो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, रचनावादी क्लासरूम है, और ग्रुप में मिलकर अगर लोग सीख रहे हैं तो इसका तो सिंपल मतलब हो गया कि सामाजिक रचनावाद है। वाइगॉस्की को याद कर लीजिए। अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी समाज में सीख रहे हैं। ग्रुप्स का मतलब क्या है? समाज। समाज का ही तो छोटा रूप हो गया ना ग्रुप्स। समूह में सीखना मतलब समाज के साथ घुल मिल के एक्टिवली सीख रहे हैं। तो ये क्या हुआ? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यक्ति कौन है? वाइगॉस्की। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? पियाजे। ठीक, तो वाइगॉस्की कहते हैं समाज और संस्कृति के साथ सीखेगा, पियाजे कह रहे हैं अकेले एक्टिविटी करके सीखेगा। ठीक, तो इसलिए उनको रेडिकल कह रहे हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, ये समाज पे, ग्रुप पे फोकस करते हैं, पीयर्स यानी सहपाठियों पे फोकस करते हैं, तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि इंडिविजुअल की या ट्रेडिशन की या मल्टीलिंगुअल की बात कहीं नहीं हुई। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 24। भाई मॉम का कॉलर है, तुम घर निकल लो, तुम्हें स्कूल जाना होगा सुबह, और उनको भी, दीदी तो कल शायद छुट्टी में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कोई बात नहीं 6 क्वेश्चन और हैं, फिर उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं, मैं अपने, है ना, हम सभी अपने अपने घर जा सकते हैं। हम सभी अपने अपने घर ही हैं, बट हमें फिर भी कहना है, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो किन शिक्षा शास्त्रीय तकनीकों की या मेथड्स की बात करती है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव होगा उसी की तो बात करेगी कोई भी पॉलिसी, चाहे वो एनसीएफ हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो। इंक्वायरी करने को बढ़ावा देगी, सही है। स्टोरी टेलिंग बेस्ट तरीका होता है कि आप कहानी के थ्रू बच्चे को जोड़ें, ऐसे एग्जांपल्स दें, जीवन से जोड़ करके कुछ कहानी, किस्से, नैरेटिव सुनाएं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये बोर कर देता है बच्चे को कि बार बार बस 2 एकम 2, 2 दूनी 4। डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम, ये भी बात सही है। ठीक, सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ में है। थर्ड को हम पूरी तरह से गलत नहीं कहेंगे, बट इसको इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता। पहली बात तो चारों का ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में 3 ही उत्तर सही होंगे। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कहां लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ बी ऑप्शन। वैसे ड्रिल एंड प्रैक्टिस ज्यादातर आजकल अवॉइडेंस के रूप में देता है, आपको भटकाने के लिए देता है, क्योंकि ड्रिल एंड प्रैक्टिस में क्या है, बार बार सेम चीज रिपीट कर रहे हैं आप, तो वो रिपीटेशन बहुत अच्छा नहीं है, वो मैकेनिकल हो जाता है, मशीनी बन जाता है बच्चा उससे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, समझ के रिपीट हो रहा है वो एक डिफरेंट चीज है। रेफरिंग टू सिमिलर प्रॉब्लम्स, यानी एक जैसी समस्याओं के उदाहरण दे रहे हैं। टू अराइव एट द सॉल्यूशन फॉर गिवन प्रॉब्लम, यानी मान लीजिए आज आप एक समस्या में हैं जो समस्या है ए, और कल आप एक समस्या में गए जो समस्या है बी, परसों आप एक समस्या में गए जो समस्या है सी, फिर उसके बाद आप एक और समस्या में गए जो समस्या है डी। अब ये जो डी समस्या आपके सामने आई तो आपने कुछ चीजें यहां सिमिलर देखी थी कि यार ऐसी समस्या, मुझे ए समस्या को सॉल्व करते हुए भी कुछ चीजें सिमिलर थी, कॉमन थी। तो वो जो कॉमन चीजें थी या सिमिलर चीजें थी, जब आप उनका यूज करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो इसको यूज ऑफ एनालॉजी कहते हैं, अनुरूपता का सिद्धांत कहते हैं, कि आप कॉमन चीजें ढूंढ रहे हैं, कॉमन ग्राउंड्स ढूंढ रहे हैं कि यार उस चीज में भी तो ऐसा था, तो मैं ये भी कर सकता हूं। तो आप सिमिलर एग्जांपल्स ढूंढ रहे हैं उस केस में। ये हाइपोथेसिस, स्मृति, मीन्स एंड एनालिसिस, नथिंग। मीन्स एंड एनालिसिस में पार्ट्स में तोड़ करके आप किसी काम को करते हैं। कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आप 6-6 महीने का प्लान बना रहे हैं, 1-1 महीने का प्लान बना रहे हैं, ना कि सीधा क्रैक करने का। तो एनालॉजी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 26 की, कॉन्सेप्ट मैप्स हेल्प इन फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय, यानी संकल्पनात्मक चित्रण। कॉन्सेप्ट मैप्स यानी किसी कॉन्सेप्ट का मैप बनाया हुआ है, कोई फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, कोई कुछ तरीके बनाए हुए हैं, कुछ बढ़िया सा पिक्चर बनाई हुई है, यानी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट मैप लर्निंग को या कॉन्सेप्ट को अच्छे से फैसिलिटेट करने में मदद करते हैं। इससे आपका क्या तात्पर्य है? सिंथेसाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। जब आपने पियाजे को पढ़ा, उससे रिलेटेड आपने नोट्स बना लिए, उस कॉन्सेप्ट के फ्लो चार्ट बना लिया, कुछ पिक्चर्स के थ्रू समझ लिया, चीजों को कनेक्ट कर दिया, तो ये इससे क्या होगा, जानकारी को एक तो संश्लेषित कर लिया और सुव्यवस्थित कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया इन्फॉर्मेशन को, और प्रॉपर तरीके से आप इसको कम समय और कम रिसोर्सेज में जल्दी से रिवाइज भी कर पाते हैं। बाकी रिमूविंग सब कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि सब कॉन्सेप्ट हटा देंगे। आप जब पियाजे पढ़ रहे हैं तो आप सब कॉन्सेप्ट भी
रखते हैं। कैसे रख पाएंगे समझते हैं। मान लीजिए आप प्याजे पढ़ रहे हैं, तो प्याजे पढ़ते समय आपको पता है कि इसके अंदर क्या होगा, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिख रहे हैं तो आपने लिख लिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, मेंटल स्किल्स का डेवलपमेंट। अब इस मेंटल स्किल्स से जोड़ करके आपने लिख लिया कि कौन सी होती है, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, सब लिख लिया। मतलब इससे ही रिलेटेड सब टॉपिक्स भी आप लिख रहे हैं, मिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ स्टेजेस लिख ली। तो ऐसा नहीं है कि आप सब कॉन्सेप्ट को मिस कर देते हैं। बाय डिस्कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन, कनेक्ट करके हमेशा सीखते हैं, चाहे वो सोशल कॉन्टेक्स्ट हो चाहे वैसे हो। पुटिंग ओवर एम्फेसिस ऑन रिकॉल, रटने पे ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ए ही सही है कि आपको ऑर्गेनाइज करने में इंफॉर्मेशन को मदद मिलती है कॉन्सेप्ट मैप्स के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26-7 देखिए, एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं। यानी बच्चे जो सीखते समय गलतियां करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बच्चों से कभी कोई गलती नहीं होगी, तो जो वो गलतियां करते हैं सीखते समय, उनको कैसे देखें। सिर्फ 10 ही सही हुआ, कोई बात नहीं मनीष, आज हो सकता है आपका फोकस उतना अच्छे से ना हो, तो इनको ठीक से पढ़ेंगे और हमसे गलती कहां हो रही है उन क्वेश्चंस को 2 बार समझने की कोशिश करनी है। पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। तो एरर्स को कैसे देखें हम, ये पूछा है। क्या इंडिकेट करती हैं गलतियां, किस ओर संकेत करती हैं, कि अभी वेदन और अभ्यास की जरूरत है। देखिए प्रैक्टिस को हम बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी बात नहीं होती। यहाँ पे समझा जाता है कि समझने में कहीं गड़बड़ रह गई है। बार बार प्रैक्टिस की बात नहीं है कि गलती हो रही है तो प्रैक्टिस की कमी होगी, हो सकती है, ऑफकोर्स हो सकती है। परमानेंट कॉग्निटिव इनेबिलिटीज, ऐसा नहीं है कि दिमाग में ही कमी हो गई। क्वालिटेटिव डिफरेंस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग एज कंपेयर टू एडल्ट्स, यानी बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता होती है, ऐसा प्याजे भी कहते हैं। यानी डिफरेंट वे में सोचते हैं बच्चे और बड़े, तो कई बार वो अपने तरीके से समझते हैं और आप अपने तरीके से समझाते हैं, तो गलतियां हो जाती हैं। ये एक पॉजिटिव बात है जो बच्चे के पक्ष में है। हमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं लगाना जो बच्चे को गलत साबित करता हो। तो यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है, तो फिर तो आप बच्चे में कमी निकाल रहे हैं। बात तो समझने की है ना, हमें फोकस प्रैक्टिस पे नहीं है, समझने पे है। यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि प्रैक्टिस ठीक हुई होगी। जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब आप जेनेटिक्स को, हेरिडिटी को जिम्मेदार ठहराएंगे तो फिर तो आपका तो रोल खत्म हो जाएगा एज अ टीचर। तो आंसर क्या है कि बच्चे डिफरेंट सोचते हैं बड़ों से, इसलिए गलतियां कई बार हो जाती हैं उनसे, तो उनको आपको कॉन्सेप्ट सही से समझाना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू हैव द एबिलिटी टू पुट हरसेल्फ इन स्टूडेंट्स प्लेस एंड फील व्हाट दे फील, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड डैश। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है, यानी एक टीचर में योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाती है। मतलब आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, सारे बच्चे सेम तो नहीं होंगे। मुझे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं एक दिन में, अगर मैं बाहर निकल जाऊं तो उस केस में, अगर आप क्लासरूम ऑफलाइन क्लास भी होगी अभी दिसंबर में आपकी, जब भी होती है, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। तो डाइवर्सिटी, यहाँ कॉमेंट्स भी अलग अलग तरह के लोग लिख रहे हैं। तो ये समझना एक व्यक्ति के लिए, एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जबकि उसके अंदर ये क्षमता हो कि वो बच्चों की सिचुएशन में खुद को रख के देख पाए, वो फील कर पाए जो वो फील कर रहा है या कर रही है। इसी को एम्पैथी कहते हैं, कि जब आप खुद को दूसरे की सिचुएशन में डाल करके देख पाए। ये नहीं अरे बेचारा चल नहीं सकता, बेचारी बच्ची। एम्पैथाइज करना इज अ डिफरेंट थिंग, कि आप सच में वो दर्द महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट सहानुभूति क्या है, दूर दूर से आप खुद को उसकी जगह पे रख के नहीं देख रहे हैं, बस आप दूर दूर से, झूठी सांत्वना है एक तरह की। तो तदानुभूति होती है, यानी आप वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा सामने वाला कर रहा होगा। यानी आपके साथ या तो कोई चीज ऐसी घटी है तो आप एग्जैक्ट रख पाते हैं, है ना। आप दूसरे का दर्द तब अच्छे से समझ पाते हैं ना जब आपको वो दर्द मिला हो। कभी ब्रेकअप किसको समझ में आएगा, जिसके हुए हो दो चार ज्यादा हो जाता है यार सीरियस में। तो अगर हम बात करें तदानुभूति की या एम्पैथी की, इवन डेथ की भी अगर हम बात करें, जिसने कभी डेथ देखी ही नहीं है आसपास, जिसने कभी खुद पे महसूस नहीं किया, वो कैसे उस लेवल पे समझेगा। वो सिंपैथाइज ज्यादा करेगा, एम्पैथी कम होगी। लेकिन एम्पैथी कुछ लोगों में होती है ज्यादा, कि वो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझ के अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देख पाते हैं। तो ये टीचर्स में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे सच में ही आपके बच्चे हैं। ठीक, अपैथी नहीं होनी चाहिए कि फर्क ही नहीं पड़ता, उदासीनता कि दुनिया दर्द में रहे हमें क्या मतलब, वो नहीं होना चाहिए एज अ टीचर। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। जवाब देंगे पोल में। इन अ सिचुएशन व्हेन आउटकम इज अनसर्टेन बट फोकस इज ऑन फेलियर, यानी जो परिणाम है वो अनिश्चित है, हमें नहीं पता कि आउटकम क्या निकलेगा किसी चीज का, बट फोकस किस पे है, फेलियर पे। कह रहे हम तो फेल ही होंगे, पता नहीं है हमें परिणाम, लेकिन हम मान के बैठे यार 1 महीने में तो क्या ही एग्जाम क्लियर होगा, फेल ही होंगी, मैं तो फेल ही होंगी, ऐसा मान रहे हैं। अ चाइल्ड इज लाइकली टू एक्सपीरियंस, इस सिचुएशन में बच्चे को कैसा भाव महसूस होगा, बोर्डम का,
भैया डर के मारे बैंड बजी हुई होगी, बोर्डम कहां से आ गई? एंगर का, गुस्सा भी नहीं, शेम हो सकता है, बट सबसे ज्यादा जो होगा वो होगा एंग्जाइटी, क्योंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है तो ऐसा थोड़ी कि पहले से सबको पता है कि फेल होने वाला है बच्चा, तो शेम तो बाद में आएगा अगर हुआ ऐसा तो दुश्चिंता यानी एंग्जाइटी। हालांकि हमें शेम फील कराना नहीं है, ठीक, तो एंग्जाइटी का भाव जो है वो महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आपको रिजल्ट पता नहीं है, आप मेहनत से ज्यादा इस बात पे फोकस है कि फेल ही होंगी, तो दुश्चिंता, ये बार बार जब कोई थॉट आपके दिमाग में रिकर होता है बहुत ज्यादा, बार बार जब आप स्ट्रेस में रह रहे हैं तो वो एंग्जाइटी के रूप में फॉर्म हो जाएगा, वो दुश्चिंता बन जाएगी, जब जो चिंता है वो एंग्जाइटी बन जाएगी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है आज के लिए, आखिरी सवाल, बहुत ज्यादा लंबा पेपर था, लेंदी था, डिस्कस हमने खूब भरपूर किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी विल नॉट एनहेंस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी, यानी क्वालिटी को टीचिंग लर्निंग की नहीं बढ़ाएगी, यानी कौन सा एक तरीका पढ़ाने और पढ़ने के लिए सही नहीं है, ये पूछा है सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ते, टिकाऊ शब्दों में। बताइएगा फटाफट से। अगर किसी को चाय पीनी हो, पानी पीना हो, इस कप में पीजिए, क्योंकि वो था ना कुछ तो एक हमारे यहाँ वो होता था एक श्लोक स्कूल में, मुझे याद आ गया जब मैं बुलंदशहर में थी, है ना, वो 5 लक्षण होते थे विद्यार्थी के, कम खाना, कम सोना और कुत्ते जैसी नींद, ऐसा ही होता था ना, हाँ, कि बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, और स्वान जैसा ध्यान, समथिंग लाइक दैट, वो किसी को श्लोक याद हो तो लिखना। तो ये 5 लक्षण होते हैं, तो आप कम खाएंगे, कम सोएंगे, पेपर का टाइम है और मैं मस्त मजे करूंगी, मजाक कर रही हूँ यार, आपके साथ मेहनत से लगी हुई हूँ। देखिए एक बार, अल्पाहारी, गृह त्यागी, ये वाला कुछ तो एक स्टेटमेंट होता था, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलिए खैर आगे बढ़, कुछ लोग तो होंगे खतरनाक जो कह रहे हो हम तो कम से कम भी 8 रोटियां खाते हैं और मस्त सोते हैं खूब, और घर त्यागने की तो बात ही मत करो, गृह त्यागी तो बनेंगे ही नहीं, कंफर्ट जोन कैसे त्याग दें, हैं? कोई बात नहीं, क्या करेंगे नौकरी का, तो ऐसे लोगों से बच के रहें, उनको समझाएं, 5 लक्षण बताएं विद्यार्थी के, हम कमेंट में पिन कर देंगे, जब कमेंट ये सेशन खत्म हो चुका हो तो वो आप लिखें, उसका मतलब लिखें सुंदर से तरीके से। देखिए क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है डी, 72%। अगर हम बात करें, डी ऑप्शन कह रहे हैं 72% लोग। चलिए देखते हैं, लास्ट सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी तकनीक सही तरीका नहीं है पढ़ने और पढ़ाने का? यूजिंग मल्टीपल मीन्स टू रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन, यानी एक जानकारी को मल्टीपल तरीके से प्रस्तुत करना, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, पिक्चर भी दिखा रहे हैं, एक्टिविटी भी करा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, पॉजिटिव है तो सिखाने के लिए। गिविंग मल्टीपल ऑप्शंस टू एक्सप्रेस द ओपिनियन, ये बात भी सही है कि आप डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं, बच्चों को विविध विकल्प दे रहे हैं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, ये भी सही है। अप्लाइंग मल्टीपल वेज, देखो ये मल्टीपल शब्द तो पॉजिटिव होता है बच्चे के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। वेज टू असेस दी लर्निंग, यानी बच्चे के आकलन के लिए भी डिफरेंट तरीके अपना रहे हैं, यानी पॉजिटिव है। लेकिन यूजिंग मल्टीपल वेज टू लेबल द चिल्ड्रन, ये वर्ड जहां आ जाए कि आप लेबल करना चाहते हैं बच्चे को, उसको पास या फेल का ठप्पा लगाना चाहते हैं, रैंक करना चाहते हैं, ये नेगेटिव वर्ड हैं, चाहे वो रैंकिंग हो, लेबलिंग हो, ये आपको नहीं करना। आपको फोकस करना है सिखाने पे, ना कि नेगेटिव होने पे। ये नामांकीकरण नहीं करना हमें, नामांकीकरण, ठीक है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे।